हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास्ट क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 पॉलिटी सेक्शन पर डिस्कशन किया था 2021 के पेपर का। आज हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जीएस के पेपर 1 जो कि 2020 में पूछे गए थे पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चन, उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। क्या पूछ रहा है? अटल नवोन्मेषण मिशन, या इसको एम भी कहते हैं, AIM, किस विभाग की प्रमुख पहल है? अटल नवोन्मेषण मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? नंबर 1, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है, या बी, नीति आयोग की पहल है, या सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल है, या डी, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय की पहल है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पॉलिटी में ये भी पढ़ना होगा कि कौन कौन सी योजनाएं, मिशन ये लाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा हाल में ही, और किन मंत्रालयों के क्या कार्य होते हैं मुख्यतः, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, मगर ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा मंत्रालय क्या कार्य देखता है और कौन कौन से मिशन वो लेकर आया है, क्या कार्य पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। एक में वो अधिनियम दे रहे हैं और दूसरे में उसका ईयर पूछ रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या? भारत शस्त्र अधिनियम 1876, शाही पद अधिनियम या रॉयल टाइटल एक्ट 1878, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1869, और डी, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1861। ठीक है, कौन सा अधिनियम किस ईयर आया, या जो ईयर यहाँ पे दिए गए वो सही है कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब आपको अधिनियम भी महत्वपूर्ण जरूर पढ़ने होंगे, वो आप सब नोट कर लीजिएगा जो मैंने डिस्कशन करे यहाँ पे। ठीक है, कहीं पे नोट कर लीजिएगा उनको, या प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 20 है। इस वजह से मैं बताता भी जा रहा हूँ कौन सा नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या पूछ रहा है आपसे? इसमें भी दो सूचियां दी गई हैं, एक में अधिकारी दिए गए, एक में विहित कर्तव्य दिए गए। अधिकारी, मगर इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, ये क्वेश्चन आपको दो जगह मिल सकता है। विहित कर्तव्य, एक तो पॉलिटी में ही, दूसरा हिस्ट्री में भी। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, एक तरफ अधिकारी दिए गए और उनके दूसरी तरफ विहित कर्तव्य दिए गए, आपको दोनों को सुमेलित करना है। ठीक है, पहला ए दिया गया है, दीवाने तन, दीवाने तन अधिकारी का नाम, उसके सामने दिया गया है कार्यालय को संभालने के लिए। दूसरा बी, मुस्ताफी, मुस्ताफी क्या दिया है? प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, क्या इनके ये कार्य थे। सी, मुसारिफ, जागीर व वेतन को देखना, ऐसा था क्या? वरना इनमें से मैच करने होंगे आपको। और बक्यानवीस, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, क्या ये था?
या आपस में ही मैच करे जाएंगे, कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि इतिहास से भी पॉलिटी के क्वेश्चन आपको निकालने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? कोविड-19 के दौरान कहां पर ई लोक अदालत, इसके बारे में जरूर ही पढ़िएगा, आप जिस भी बुक से पढ़ सके। कहीं आर्टिकल आया हो तो वहां से निकाल लीजिएगा, न्यूज़पेपर में जरूर पढ़िए ई लोक अदालत क्या है। तो सबसे पहले कहां प्रारंभ हुई? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ या डी बिहार, कहां प्रारंभ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। उनतीस जुलाई 2020 को भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन एक? ये नई शिक्षा नीति जिसको आप एनईपी कहते हैं, ये अक्सर आपको, अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह कोई कर रहा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो, तो ये वर्ड आपको यूनिवर्सिटी की साइट में जरूर मिल जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रही है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी, क्या ऐसा था? और दो, यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी, क्या ऐसा है? दोनों पॉइंट्स पे विचार कीजिएगा, सही या गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92। संविधान की किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था, ये जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, ये तो कहीं छूटता ही नहीं है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ ही लिया जाएगा, तो जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए इसको। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं किस भाग में? पहले तो आपको मालूम होना चाहिए संविधान के कितने भाग हैं, सोचिएगा, मैंने डिस्कशन किया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 90 भाग में, 6वें भाग में, 3रे भाग में या 4th के का भाग में, किसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? पहले तो आप ये पढ़िएगा संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, अर्धसंघात्मक क्या होता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1990, 91, 92 या 93। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन किसी एक कानून के द्वारा संभव नहीं। बी, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, या सी, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, या डी, नए राज्यों का प्रवेश। तो इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिकल्स नोट करते जाइए, कौन कौन से आर्टिकल
बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से पद अधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। अगर इनको पद से हटाया जाए तो संसद की कोई भूमिका नहीं। कौन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सेकंड उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, थर्ड अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, या फोर्थ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इनको हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। क्या सत्य है, 1 या 2, 3 या 4, या 1, 2, 3 या केवल 3। ठीक, आइए तो ये पदाधिकारी भी आपको पढ़ने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति कैसे होती है और हटाए कैसे जाती है, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा था, पंचायती राज व्यवस्था। फिर वो क्वेश्चन उन्होंने उसी से ही रिलेटेड पूछ के क्या कह रहे हैं, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। इंग्लिश में बोल देता हूं, द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर वेस्टेड इन, निहित होता है राज्यपाल में, भारत में निर्वाचन आयोग में, ए राज्यपाल में, बी भारत में निर्वाचन आयोग में, सी जिला पंचायत राज अधिकारियों में, या डी राज्य निर्वाचन आयोग में। ठीक, पहली बात तो आपको पंचायत पढ़ना है। ठीक, और दूसरा राज्यपाल आपको पढ़ना है, निर्वाचन आयोग पढ़ना है, जिला पंचायत राज अधिकारी पढ़ना है और राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ना है। ठीक है, ये सब पॉलिटी में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, हाईलाइट कर लीजिएगा, नहीं है। अंतरराज्य परिषद आर्टिकल 263 क्या ऐसा है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 क्या ऐसा है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कहते हैं आर्टिकल 323 का, या ए कह लिया, और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 क्या ये सही सुमिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको आप सीबीसी कहते हैं, सेंट्रल या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद इसका वर्णन करता है, आर्टिकल 268 या बी 280 आर्टिकल, या सी 276 या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका मतलब आपको ये पढ़ना है सीबीसी ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहे, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए।
कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ए जयंती पटनायक कब आए, सेकंड ममता शर्मा कब आई, सी थर्ड डॉक्टर गिरिराज व्यास कब का कार्यकाल है, या फोर डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी इनका कार्यकाल क्या है। कालानुक्रम के अनुसार आपको इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहले तो आप राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़िएगा ढंग से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 या आर्टिकल 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। ए नागालैंड को, बी हैदराबाद और कर्नाटका को, सी महाराष्ट्र और गुजरात को, या डी लद्दाख को। किसको विशेष स्थिति प्रदान की गई है इस आर्टिकल के तहत। नोट कर लीजिए कौन सा आर्टिकल वो पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 110 पूछ रहे हैं कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है। फिर हाईलाइट करिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। ए मूल कर्तव्य भाग 4 ए सही सुमिलित नहीं। राज्य भाग 6, सी भारत का महान्यायवादी भाग 13, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। ठीक है, तो ये भाग मैं आपको पहले ही से डिस्कस करता चला आ रहा हूं कि संविधान में कितने भाग होते हैं और कौन से भाग के तहत कौन से अनुच्छेद आ रहे हैं। इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, उसी के तहत आप जान पाएंगे कि कौन सा भाग किसके लिए बात करता है। ठीक, नेक्स्ट, भारत की या भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। नोट करते जाइएगा, समिति। फिर वो क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, कौन समिति सबसे बड़ी है। ए लोक लेखा समिति जिसको हम पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं, बी प्राक्कलन कमेटी जिसको एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, या सी लोक उपक्रम कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, या डी याचिका समिति जिसको कमिटी ऑन पिटीशन कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी समिति सबसे बड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। ए आर्टिकल 3 से 10, बी आर्टिकल 4 से 11, सी आर्टिकल 5 to 11, या डी आर्टिकल 6 to 11। कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नागरिकता के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आर्टिकल पे तो पूछे ही जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से क्वेश्चन नंबर 115 कौन सा ऐसी विरासत शहर और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है या किए गए हैं। हृदय योजना, विरासत शहर, शहर विकास
और वृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश के, ठीक है, कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से नहीं? फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं, हर एक चीज पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशली पढ़िएगा तब भी उससे पॉलिटी का क्वेश्चन निकालिएगा। हिस्ट्री पढ़िएगा तो पॉलिटी क्वेश्चन निकालिए, ज्योग्राफी पढ़िए तो पॉलिटी क्वेश्चन निकालिए, इन्वायरमेंट पढ़िए तो पॉलिटी क्वेश्चन निकालिए। ठीक है, वाराणसी, सेकंड मथुरा, थर्ड प्रयागराज या फोर्थ अयोध्या। ठीक है, कौन से नगर शामिल है इस योजना के तहत, जिसको हम हृदय योजना भी कहते हैं या हृदय कह सकते हैं। ठीक है, विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है एक कारण। क्या कह रहा है अभिकथन? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। क्या ऐसा है? कारण क्या है इसका? निरंतरता और परिवर्तन के तत्व। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। इस कारण से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़िएगा। भले आप पहले कारण पढ़ लीजिए फिर आप अभिकथन पढ़िए, तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होने चाहिए। ठीक है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों की में क्वेश्चन नंबर 118, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद जरूर पूछिए, पढ़िए इसको। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती, किसके प्रति नहीं होती? राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 10, 12, 13 या 14? मेन मुद्दा मंत्रिपरिषद पढ़ना, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र स्तर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 126 क्या पूछ रहे हैं आपसे? दो कथन दिए गए जिसमें कि कथन या अभिकथन कह लीजिए और दूसरा कारण। क्या है कथन? भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। क्या ऐसा है? और कारण भारत में, कारण क्या कह रहे हैं? संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, अर्ध संघात्मक पढ़ना आपका मेन मोटिव है पहले। ठीक है, कारण क्या कह रहे हैं? भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। क्या इससे ये बात सिद्ध होती है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, देख लेते हैं। 120, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना होगा आपको अच्छे से।
ने क्या संविधान के आधारभूत ढांचे, संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। किस वाद में? लीजिए फिर से आगे वो वाद, गोलकनाथवाद 1967 में, केशवानंद भारतीवाद 1973, सी शंकरी प्रसादवाद 1951, या डी सज्जन सिंह वाद 1965 में। कब सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट कहा है, किया? ठीक है, ये पढ़िएगा जरूर। तो ये समझिएगा संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके की योजनाएं जरूर पढ़िएगा। जैसे मैं कल डिस्कस कर रहा था कि योजनाएं इस तरीके से पढ़िए कि क्या आपने उस योजना का फायदा उठाया है या लाभ उठाया है, या ये कहें कि आपके परिवार में किसी ने उस योजना का लाभ लिया है या आस पड़ोस में किसी ने उस योजना का लाभ लिया है। तो आप उसकी तह तक जाइए, उसको समझिए कि उस योजना में क्या क्या है। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना सब जानते हैं, कार्ड बनता है आयुष्मान का, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आप देखिए उसी चीज पे, शायद ही आपके घर में किसी के पास भी होगा, ठीक है, कार्ड वो, तो आप देखिए योजना से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, क्या ये सत्य है? सेकंड, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है, क्या ऐसा है? 60 और 40 का अनुपात होता है केंद्र और राज्यों की भागीदारी का, ठीक है। तो ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर हाईलाइट करिए। आर्टिकल 39A, ये नंबर पॉइंट है, क्या कह रहे हैं? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है आर्टिकल 39 में, क्या ऐसा है? बी, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। सी, अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। या डी, आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका क्या होती है? जरूर पढ़िएगा, ठीक है। न्यायपालिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, से पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह हो। क्या मतलब? प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, भारत का महान्यायवादी बनने की योग्यता रखता हो। सेकेंड, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन, ठीक है। तो ये समझने के लिए क्वेश्चन आपको महान्यायवादी ठीक से पढ़ना होगा पहले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे कि एक योजना आई थी हौसला 2018 में,
किस अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, एक नंबर पॉइंट है ये। 2 नंबर पॉइंट, यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव है। क्या ऐसा है? यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव है हौसला 2018। ठीक है, तो सही उत्तर बताना है आपको क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? किस पर गतिरोध पैदा होने पर? बहुत पूछा जाता है संयुक्त बैठक के बारे में। कौन अध्यक्षता करेगा? ठीक, कब गठित की जा सकती है? तो ए, सामान्य विधेयक पर जब गतिरोध दूर करना हो तब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। बी, धन विधेयक पर। सी, संवैधानिक संशोधन विधेयक पर। या डी, विनियोग विधेयक पर। ठीक है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 130, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हो? सरकार भी कोई भी काम करती किसी न किसी कानून के तहत ही करती है, कानून की सीमा के बाहर वो भी नहीं जाती। अगर आपको लगता है तो आप लॉजिक दे सकते हैं या पूछ सकते हैं। ए, किन कानूनों का सहारा लिया उसने? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, सेकेंड, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, थर्ड, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, या 4, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897। किन किन कानूनों के तहत उसको शक्तियां प्राप्त हुई थी सरकार को लॉकडाउन के दौरान? आपको ही बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 132। ठीक है, क्या कह रहा है? सूची, 2 सूचियां दी गई हैं, 2 सूचियां दी गई हैं जिसमें एक में अनुच्छेद है, दूसरे में प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद, प्रावधान। क्या? आर्टिकल 61, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, क्या ये आर्टिकल 61 के तहत है? आर्टिकल 67, खा या बी भी बोल सकते हैं आप, राष्ट्रपति पर महाभियोग। सी, आर्टिकल 94, उपराष्ट्रपति को हटाना। डी, आर्टिकल 90, स्पीकर को हटाना। क्या ये सही सुमिलित है या नहीं? अगर नहीं है तो कौन किससे सुमिलित होगा ये आपको बताना होगा। इसका मतलब आपको आर्टिकल बहुत ही ढंग से पढ़ने होंगे, मेन मोटिव ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा, क्वेश्चन नंबर 134, संविधान सभा, इसका जिक्र मॉडर्न इंडिया में भी होगा, पॉलिटी में भी होगा। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया? ए, 22 जनवरी 1950 को। बी, 24 जनवरी 1950 को। सी, 22 जुलाई 1947 को। या डी, 22 जुलाई 1948 को। ठीक है, कब?
राष्ट्रध्वज को अपनाएं। मेन मोटिव है आपको संविधान सभा पढ़नी होगी, ठीक है, ढंग से। नेक्स्ट, योजना और प्रारंभ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 137, योजना और प्रारंभ वर्ष। योजना क्या है? पीएम जन आरोग्य अभियान का प्रारंभ हुआ 2015 में, क्या ऐसा है? पीएम वय वंदना योजना क्या 2018 में चालू हुई? पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना क्या 2017 में चालू हुई? डी स्वच्छ भारत अभियान क्या 2014 में चालू हुआ? क्या ऐसा है? ये सारी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन नंबर 137 यूपीपीसीएस का, बहुत ही ढंग से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, ठीक है, कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। तो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिस which monitor the progress of long-term policies in an attached office under A. प्रधानमंत्री कार्यालय PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, B. गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, C. मंत्रिमंडल सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, या D. नीति आयोग। ठीक है, किस कार्यालय के अंतर्गत आता है ये आपको देखना होगा। तो इस पेपर में इतने ही पॉलिटी के क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। हम लोगों ने डिस्कशन किया कौन कौन से पॉइंट देखने हैं, कौन कौन से मतलब योजनाएं और कार्यालय या अधिनियम वाद, ये सब। ठीक है, थैंक यू सो मच।